हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नए स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों का महा मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूं और आज की इस क्लास की मदद से एक ही क्लास में आपका पूरा विज्ञान खलास हो जाएगा। केवल एक क्लास देखना है, पूरा विज्ञान आपका खलास हो जाएगा और आज की इस क्लास को देखने के बाद आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपको 20 नंबर फिक्स करना है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और इसका पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। कहां पर मिलेगा जल्द ही वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहां पर देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ जाता है। देखिए यहां पर कि Fe2O3 + 2Al यानी कि आयरन ऑक्साइड और यहां पर एल्यूमिनियम रिएक्शन करके यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं और Fe यानी कि आयरन बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया है बताना है। तो बताइए भाई साहब इसमें कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें जो आपकी अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आयरन क्या है, विस्थापित हो चुका है। पहले यहाँ पर आयरन O3 के साथ था, लेकिन अब O3 के साथ कौन आ चुका है, एल्यूमिनियम आ चुका है और किसको विस्थापित कर दिया है, आयरन को विस्थापित कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। श्याम श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसी में आपको बता रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो उपयोग किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का भी, ठीक है ना, AgBr का भी प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रासायनिक समीकरण BaCl2 + H2SO4, BaSO4 बना रहा है प्लस ACl बना रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर BaSO4 जो होता है ना, किसी भी रिएक्शन में BaSO4 अवक्षेप के रूप में बचता है। किस रूप में, अवक्षेप के रूप में। तो अवक्षेप के रूप में बचता है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। H2SO4 आप जानते ही हैं कि अम्ल है और अम्ल का pH मान कितना होता है मेरे भाई, अम्ल का pH मान जो होता है 1 से लेकर 7 के बीच में होता है। तो इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, कौन करता है भाई, अम्ल करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो अम्ल का pH मान कितना होगा, 7 होगा, 7 से कम होगा, ठीक है ना, 7 से कम होगा। तो यहाँ पर 6 ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला कर है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक नाम, और ये बहुत ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ पर इसका होता है Na2CO3 Na2CO3 × 10H2, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये है। तो यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन में दिया गया है Na2CO3, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धातु है, धातु कौन सी है मेरे भाई बताना है। धातु क्या होती है, धातु जो वो होती है जिसमें से क्या होता है, धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रॉन को दान करती है, इलेक्ट्रॉन दान करती है, उसी को हम धातु बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा जो हो जाएगा धातु हो जाएगा, तो लिथियम धातु हो जाएगा। ये जिसके लास्ट में यम आता है वो धातु हो जाता है, ठीक से याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन बनाता है। तो ठंडे तनु अम्ल से जो हाइड्रोजन गैस बनाता है वो जिंक बनाता है, कौन, जिंक। इसका सूत्र होता है Zn, क्या होता है, Zn मेरे भाई, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन सी हो जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम और जिंक। ये दोनों क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को अलग करते हैं, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वही क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि कार्बन के बाहर कितने बंध बनाता है कार्बन,
4 यहाँ पर बनता है इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। कैसा आबंध पाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन के अणु में जो आबंध पाया जाता है एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है या फिर आयनिक आबंध भी पाया जाता है। ये दोनों ऑप्शन राइट है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयनिक आबंध को टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम विकर्ण संबंध कैसे दर्शाता है, किससे दर्शाता है, तो लिथियम जो दर्शाता है आपका मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण यानी कि जो स्वयं से अपना पोषण करते हैं, यानी कि स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। यानी कि ये सभी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये सभी जब रहेंगे तभी स्वपोषी पोषण होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हेमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है, हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है, आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो हेमोग्लोबिन का जो कार्य होता है श्वसन में होता है, सांस लेने में श्वसन क्रिया जो होती है ना, श्वसन क्रिया, इसी में हेमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्या करता है हेमोग्लोबिन, कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का कार्य करता है कौन, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का कार्य करता है और उसके बाद हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचने का कार्य करता है। यही काम हो जाएगा, तो श्वसन हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी कि पौधों में जाइलम का कार्य क्या है बताना है। तो देखिए पादप में जो जाइलम होता है उसका कार्य बस यही है, वो जल का वहन करेगा। यानी कि जल को कहाँ से, जड़ से लेकर पूरा तने में, पत्ते में, हर जगह वो फैलाएगा। तो जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा, ज से जाइलम, ज से जड़ और ज से जल। ये 3 बातें याद रखिएगा। जाइलम जड़ से ही यहाँ पर करता है, मतलब पानी अवशोषित करता है और जल का वहन करता है, ठीक। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो फल बन जाता है, तो कौन सा बन जाता है, वो आपका बन जाता है अंडाशय। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आप जानते हैं कि सी वाला ऑप्शन शुक्रवाही का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन ये आता ही आता है हर साल, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि पुष्प में नर जनन का भाग है, नर भाग कौन सा है, पुष्प में नर भाग कौन सा है। तो देखिए भाई पुमंग जो है आपका नर भाग है, पुरुष यानी कि नर, आप पुमंग याद रखिएगा ट्रिक से, पुमंग इस प्रकार से ठीक से याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेंडल ने जो अपना मतलब प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। क्यों किया था, क्योंकि मटर जो होता है कम ही दिनों में उगने वाला पौधा है और उसमें मेन चीज़ क्या थी कि उसमें 7 लक्षण थे, 7 अलग अलग लक्षण थे, जिसके कारण मेंडल ने उस पर प्रयोग किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। जैव विकास का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया था, तो वो किए थे चार्ल्स डार्विन किए थे। कौन, चार्ल्स डार्विन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी, बताइए मेरे भाई। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण है ना, तो यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ पर किसी वस्तु का प्रकाश जाएगा तो यहाँ से टकरा कर फिर यहीं पर सीधे लौट जाएगा, फिर यहाँ से भी प्रकाश जाएगा तो सीधे लौट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा तो सीधे लौट जाएगा, यानी कि सभी प्रकाश सीधे एकदम जा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई प्रकाश सीधे जा रहा है इस प्रकार से, अब इधर कहाँ पर काटेगा, इधर कहाँ पर काटेगा, अब मान लिया जाता है कि इनफाइनाइट पर काटेगा, तो इसी प्रकार से इसका जो फोकस दूरी हो जाता है क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है 22वां नंबर की, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब बताइए फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा। आप देखिए आर बराबर 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है, 10 है तो 10 लिख देंगे, यानी कि 10 दूने कितना हो जाएगा 20, उसके बाद सेंटीमीटर,
इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 23 नंबर की। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, आपको बताना है कौन सा पदार्थ नहीं किया जाएगा। जो भाई अपारदर्शी जो होगा वही नहीं किया जाएगा। तो जल से भी हम लेंस बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते। क्यों? मिट्टी से आर पार इस साइड का इस साइड नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए लेंस इससे नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये बताना है। तो देखिए मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ऐसे अपना आई हो गया ना, तो यहाँ पर होता है रेटिना, और यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है, ये याद रखिएगा, उल्टा बनता है। हमारा मस्तिष्क जो होता है उसको सीधा करके दिखाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? आकाश कैसा दिखाई देता है बताइए। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश जो होता है काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल होता ही नहीं है, तो कैसा दिखाई देगा मेरे भाई? वायुमंडल होगा ही नहीं, तो यहाँ पर काला ही दिखाई देगा। अब चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और इसका साइन होता है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ओम को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुझे लगता है कि चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। देख लीजिएगा, इसका डी वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वेबर किस राशि का मात्रक है? बताइए वेबर किसका मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, इसी का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब इसी का मात्रक क्या होता है? वेबर, वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत जनित में रूपांतरण होता है। किसका होता है मेरे भाई? विद्युत जनित में जो होता है, विद्युत ऊर्जा को किस में, यहाँ पर देखिए विद्युत जनित बोला है ना, तो विद्युत जनित में रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत जनित कहने का मतलब शॉर्ट में जिसको बताएं तो जनरेटर, जनरेटर का नाम आपने सुना है ना, तो इसी को विद्युत जनित बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा आपका कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल पर क्लिक करेंगे ना, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसी में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर जाकर क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।